नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया, स्वस्थ और अच्छे होंगे। होली पर्व की आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो चलिए आज का आपका जो टॉपिक है वो है समास प्रकरण। कौन-सा है? समास, जो कि मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, अगला टॉपिक और जो मैंने आपसे कहा था, जो हम शब्दरूप कर रहे थे, उनकी जो हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, वो साथ में करेंगे, लाइव क्लास में करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं आपको प्रश्नोत्तरी कराऊँगी तो उसमें थोड़ा-सा दिक्कत आएगी। जब आप लोग आंसर फटाफट सामने देंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना? तो इसीलिए आपको क्लास आपको प्रोवाइड ज़रूर कराई जाएगी, पर जो हम प्रश्नोत्तरी करेंगे वो साथ में लाइव क्लास में ही करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से देखिए, आज का टॉपिक है आपका समास प्रकरण। सबसे पहले तो मैं समास के बारे में थोड़ा-सा ये समझा दूँ। समास जो है, समास में आपका प्रत्यय लगता है घे, सम उपसर्ग पूर्वक घे प्रत्यय से, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं आपसे एक और भी बता दे रही हूँ इसमें, एक चीज़ मेन जो है, जैसे समास जो होता है उसे क्या कहा जाता है? अगर शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ जाने कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है समास का, तो संक्षिप्तीकरण होता है। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। किसी भी जैसे 2 पदों में विभक्तियों का लोप करने के बाद जो संक्षिप्त रूप बनता है वो है सामासिक पद, उसी कहते हैं हम संक्षिप्तीकरण, ठीक है? यानी जैसे कि 2 पद हैं हमारे, दोनों पदों में क्या है, कोई ना कोई विभक्ति जरूर लगी हुई। उन दोनों विभक्तियों का लोप करके जो एक सामासिक पद बना, वही उसका संक्षिप्तीकरण हुआ, वही उसका संक्षिप्तकरण हुआ, वही कहा लगा समसनम समासा कहलाए। क्या कहलाएगा? समसनम इति समासा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? समसनम इति समासा। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, अर्थात 2 या 2 से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों। मैंने कहा ना, दो पद, दोनों पदों में विभक्ति लगी है, 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं। उनमें विभक्तियों का समुच्चय बोधक चा आदि को हटाकर एक पद बनाना। जैसे इन्होंने लिखा है गायने कुशला, तो गायन कुशला। गायने में कौन सी विभक्ति लगी? सप्तमी लगी है, ठीक? गायन में कुशल, गायन में कुशल सप्तमी लगी तो उसके विभक्ति का हमने लोप कर दिया, तो शब्द हमारा बन गया गायन कुशला। इसी तरह राज्ञः पुरुषा, षष्ठी विभक्ति लगी हुई, राज्ञा में कौन सी लगी? षष्ठी। अभी हमने आपको रूप पढ़ाए हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं ऐसे क्रम से पढ़िए जिससे क्या हो, आपको ये चीजें बार बार। अब आपने कहा शब्द रूप, कुछ बच्चे बोले मैम बाद में पढ़ाइए, कुछ बोले पहले। तो शब्द रूप हमें इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम विभक्तियां पहचान सकें। अब शब्द रूप आप पढ़ चुके हो, जैसे आपने देखा राज्ञः, राजा का रूप पढ़ाया था, राज्ञः षष्ठी में लगा हुआ है। अब षष्ठी में जब राज्ञः लगा, यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। जहां विभक्तियों का आप प्रयोग करते हो वहां पे समास कौन सा होता है? आपका तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष में आपकी सप्तमी विभक्ति तक का हम प्रयोग करते हैं, प्रथमा छोड़ देते हैं, संबोधन छोड़ देते हैं, ठीक है? तो राज्ञा पुरुषा अर्थात राजपुरुषा, यानी राजा का पुरुष, ठीक है? तो कह रहे हैं पदों में विभक्तियां लोप, सीताचारामश सीतारामों में समुच्चय बोधक चा का लोप हुआ है। इसी प्रकार विद्या एवं धनम यशा, तो क्या हो जाएगा? विद्या धनम। क्या हो जाएगा? विद्या धनः, है ना? आगे देखिए, पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला, राजपुरुषः, सीतारामो तथा विद्याधना पद बनाए गए हैं, ठीक है? इतना आपको समझ में आया कि किस तरह से इन पदों को बनाया जाता है, किस तरह, मतलब कहने का मतलब इनका संक्षिप्तीकरण करना, है ना? संक्षिप्तीकरण करना, संक्षेपण करना, या जो इसका पद बनेगा, कैसा पद बनेगा? वो सामासिक पद बनेगा। किसी भी विभक्ति का लोप करके जो उसका संक्षेपित रूप बनेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? सामासिक पद कहलाएगा। आगे देखिए लिखा है कहीं कहीं पदों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं भी किया जाता, ऐसे खेचरा, युधिष्ठिरा, वनेचरा आदि। ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? अलुक तत्पुरुष। ये भी तत्पुरुष का एक भेद है, अलुक समास कहते हैं, अलुक तत्पुरुष समास, ठीक है? पदों की प्रधानता के आधार पर समास के मुख्यतः 4 भेद हैं। देखो यहाँ पर कितने हैं? 4, लेकिन आपको 4 भेद नहीं मानने हैं। ये भेद इन्होंने एक प्रकार से टीजीटी के अनुसार भेद अगर माने जाएंगे तो यहाँ पे आपको 4 नहीं मानने, आपको कितने भेद मानने पड़ेंगे अगर समास के प्रकार पूछे जाएं? देखिए मैं आपको बता दे रही हूं समास के प्रकार, ठीक? यहां पर आपको थोड़ा सा मैं बता रही हूं समास के प्रकार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो समास के प्रकार हैं वो हर किसी के अनुसार अलग अलग। हर किसी का मतलब, जैसे मैं आपको यहाँ पे टेट या फिर एस टेट के अनुसार भी बता दे रही हूँ, ठीक? दूसरे नंबर पे आपका टीजीटी के अनुसार, तीसरे नंबर पे आपका पीजीटी के अनुसार, ठीक है? तो समास के जो प्रकार हैं, टेट के लिए हम टेट के अनुसार मानेंगे तो कितने मानेंगे? 6 प्रकार मानेंगे। कितने प्रकार मानेंगे? 6 प्रकार।
ठीक है। टीजीटी के अनुसार हम कितने प्रकार मानेंगे? तो 4 प्रकार मानेंगे। कितने? 4 प्रकार। पीजीटी के अनुसार हम 5 प्रकार मानेंगे। तो हर किसी के अलग अलग प्रकार हैं, हर किसी के अनुसार। अगर मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि भाई इसमें हमारे इतने प्रकार माने गए, इसमें इतने, इसमें ने, अलग अलग है, सब में समान आप नहीं बता सकते हो। कहने का मतलब आप 4 प्रकार टेट एस्टेट में अगर लगा के आओगे तो गलत हो जाएगा प्रश्न, और 6 प्रकार अगर आप टीजीटी में लगाओगे तो 6 यहाँ पे गलत हो जाएगा, 4 यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके जिसके अनुसार जितने माने गए हमें वही मानना है। क्यों क्यों मानना है? इसका कारण है, जैसे कि आपको बताएं, हमारे अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग ऋषिमुनियों ने अलग अलग हमें प्रकार बताए। 6 प्रकार जो है आयोग टेट एस्टेट में 6 प्रकार मानता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो आपकी किताबें चलती हैं, ठीक है, हाई स्कूल इंटर में, हाई स्कूल 9th हाई स्कूल इंटर में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की चलती है, यूपी बोर्ड की, उसमें 6 प्रकार बताए गए हैं। समझ रहे हैं उसमें कितने प्रकार बताए गए हैं? 6। ठीक है। कर्म आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, उसमें अव्ययी भाव आ जाएगा, आपका तत्पुरुष आ जाएगा, बहुब्रीहि आ जाएगा, कर्मधारय आ जाएगा, द्वंद्व आ जाएगा, द्विगु आ जाएगा। ये सभी समास मिलाकर के 6 समास हो गए। यहीं पर अगर हम बात करें टीजीटी के अनुसार, तो टीजीटी के अनुसार जो 4 समास है किसके अनुसार हैं? ये है बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना की पुस्तक है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। ठीक है, संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के अनुसार। ठीक, इसमें कितने प्रकार? इसमें जो 2 भेद आपके हैं, कर्मधारय और द्वंद्व, इनको नहीं माना गया है समास, इनको तत्पुरुष का ही भेद माना गया है। सॉरी, द्वंद्व नहीं, द्विगु। कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का ही भेद माना गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष का ही भेद माना गया है। इनको समास में गिनित नहीं किया गया। कहां? टीजीटी में। अब पीजीटी की अगर बात करें, इसमें 5 समास माने गए हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। किसके अनुसार? लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराचार्य के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार माना गया है। तो सबके हिसाब से अलग अलग है। आपको क्या सही मानना है? क्योंकि आप तो एस्टेट के विद्यार्थी हो या टेट के विद्यार्थी हो, तो टेट और एस्टेट के लिए मुख्यतः 6 प्रकार के भाग होते हैं। 6 में आपके कौन कौन से आ जाएंगे भाई? 6 प्रकार में आपके कौन कौन से देखो आ जाएंगे। सबसे पहला आपका आ जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव पहला दूसरा से मतलब नहीं है वैसे। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के भी कई भेद होते हैं, जैसे अलुक तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, है ना। इसके अलावा अगर इनके भेद हम पढ़ेंगे तो षष्ठी से सप्तमी तक का जो भेद रहेगा, सॉरी षष्ठी नहीं, कहां से द्वितीया से सप्तमी तक का जो 6 विभक्तियों तक हम पढ़ते हैं इसमें तत्पुरुष समास में। ठीक है। तीसरा आपका रहेगा कर्मधारय समास। चौथा आपका रहेगा पांचवा रहेगा द्विगु समास, और छठा रहेगा आपका बहुब्रीहि समास। इनके अलग अलग अपने अपने भेद होते हैं। ठीक है, जैसे आपका बहुब्रीहि, इसके भी अलग अलग भेद हैं। द्वंद्व है, इसके 3 भेद होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। एक होता है एक शेष द्वंद्व समास, एक शेष द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, है ना, समाहार द्वंद्व समास, और इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक, इतरेतर, इतरेतर, ठीक है, इतरेतर द्वंद्व समास। तो सबके अलग अलग भेद होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। मैं आपको इसलिए सभी के प्रकार बता दिए जिससे आप ये ना कहो कि मैम इसमें तो इतने होते हैं, आपने हमें इतने बताए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो किताब में दिए रखे हैं, ऐसा नहीं इस किताब में ये गलत दे रखे हैं, इसमें सही दे रखे हैं, पर आपके अकॉर्डिंग गलत दे रखे हैं, मतलब आपको ये नहीं मानने हैं। जैसे देखो इसमें दे रखा है अव्ययी भाव समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया, बहुब्रीहि हो गया है, और तत्पुरुष के 2 उपभेद बताए कौन कौन से? धारा एवं द्विगु। तो बताए इसमें सारे भेद, 6 भेद बताए हैं, पर इन दोनों को समास के अंदर नहीं गिना, इसे तत्पुरुष के अंतर्गत गिना गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गए? 4 भेद हो गए, पर 4 आपको नहीं मानने हैं, मैं बार बार बता रही हूँ, इसे टीजीटी में मानते हैं। अब देखिए आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड।
अब हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहले हम समास पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। कौन सा समास पढ़ेंगे भाई? अव्ययी भाव समास को पढ़ ले रहे हैं। जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसका पहला पद अव्यय हो या पूर्व पद प्रधान हो, वो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। इसका अगर हम संस्कृत में सूत्र रखें तो पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भावः। देखिए मैं लिख करके पढ़ाऊंगी, समय ज्यादा खराब हो जाएगा और थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा, समास कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसलिए पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अन्यथा लिखकर पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा? पूर्व पद प्रधाना, पूर्व पद प्रधानः अव्ययी भावः, अव्ययी भाव। ठीक, पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भाव। जिसका पहला पद प्रधान हो, जिसका पहला पद अव्यय हो, कौन सा समास हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। देखिए इस समास में पहला पद अव्यय होने के साथ ही प्रधान भी होता है। समास होने पर यानी समस्त पद, समास हो जाएगा तो उसका जो समासिक पद कहलाएगा, जो समस्त पद होगा वो क्या हो जाएगा? अव्यय बन जाता है तथा नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है। तथा किसमें रहता है? ये नपुंसक लिंग में रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को या नहीं? अच्छा, इसमें एक चीज करना भूल गए थे कि समास विग्रह क्या है। जैसे चा वगैरह बीच में आ जाए, विभक्ति आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? समास विग्रह होगा। दो प्रकार से होता है, लौकिक और अलौकिक। ठीक है, चलिए अच्छा आगे जानते हैं। जैसे इसमें लिखा है यथाशक्ति, यानी शक्तिम अनतिक्रम में, यानी शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति क्या हो जाएगा? शक्ति के अनुसार। ठीक है, आगे देखो। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावा, विघ्न का अभाव। उपगंगम, उपगंगम गंगा या समीपम। एक चीज इसमें और होती है, जैसे ये हमारा शब्द है, समास पद है उपगंगम। इसमें जब हम विभक्ति प्रयोग करेंगे तो जो पहला वाला पद होता है, जैसे उप लगा है, निर लगा है, ये उपसर्ग है, इनका हम अर्थ को ले लेते हैं और बाद वाले पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देखो विघ्न, निर्विघ्नम लिखा है तो विघ्ना नाम अभावा, तो विघ्ना नाम निर जो होता है वो अभाव के अर्थ में प्रयोग होता है। किसके अर्थ में प्रयोग होता है? निरुपसर्ग अभाव के। तो हमने क्या करा? लास्ट वाले में विभक्ति लगा दी, लास्ट वाला पद पहले आ जाएगा, उसमें विभक्ति लगा देंगे षष्ठी। तो हमने लिखा विघ्ना नाम और पहले वाले पद को अर्थ में परिवर्तन कर देंगे अभावा, तो विघ्ना नाम अभावा। उपगंगम, उप का अर्थ होता है समीप और गंगा है तो गंगा में क्या लगा देंगे? षष्ठी लगा करके और उप का समीप अर्थ में प्रयोग करेंगे। तो पहले लिखेंगे गंगायः समीपम। ऐसे है अनुरूपम, अनुरूपम रूपस्य योग्यम, अनु का अर्थ योग्य के अर्थ में, तो रूपस्य योग्यम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, अगर आपको कहीं पर कोई परेशानी हो या समझ में ना आए तो आप बाद में मुझे मतलब बता सकते हैं कि मैम हमें यहाँ पर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया था, आप हमें बता दीजिए। जब भी हमारी 2 दिन बाद इसकी लाइव क्लास जब होगी तो उसमें आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम आगे देखते हैं। अगला है हमारा प्रत्येकम। प्रत्येकम, ठीक है, प्रत्येकम यानी प्रत्येकम में प्रति हो गया, प्रति उपसर्ग, तो क्या लिखेंगे? एकम, एकम प्रति। ठीक है, प्रतिग्रहम तो ग्रहम, ग्रहम इति कर लो चाहे प्रति कर लो। निर्मक्षिकम, निर् का अर्थ मैंने क्या बताया? अभावा, मक्षिकाणाम अभावा। उपनदम तो नद्याया समीपम। प्रत्यक्षम अक्षणो प्रति, परोक्षम अक्षणो परम। बहुत ही आसान होता है, बस इतना ध्यान रखना है कि इसमें उपसर्ग या पहला पद अव्यय होता है तो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका दूसरा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है यहाँ पे? तत्पुरुष समास। तत् माने होता है बाद वाला, तत् यहाँ पे लिखा है तत्, ये क्या लिखा हुआ है? तत्। तत् का अर्थ होता है बाद वाला, बाद वाला, अर्थात जिसका उत्तर पद प्रधान हो या जिसका बाद वाला पद प्रधान हो, बाद वाला पद प्रधान हो या जिसका उत्तर पद प्रधान हो, वहां पर समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, जिसका बाद वाला पद या उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, कह रहे हैं इस समास में प्रायण उत्तर पद की प्रधानता होती है। वो उत्तर पद प्रधान है तो उत्तर पद की प्रधानता होगी। इसके दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है। ऐसी विभक्ति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। इसमें द्वितीया से सप्तमी तक की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको हमने मात्र पढ़ दिया, लेकिन आप समझो इसके कहने का मतलब क्या है। इसमें क्या होता है?
प्रथमा विभक्ति को हम छोड़ देते हैं, प्रथमा को नहीं जोड़ते हैं, द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक को हम लगाते हैं और उन विभक्तियों का लोप हो जाता है, उनका लोप होकर के हमारा समस्त पद सामासिक पद बनता है। वही पूरी बात इसमें लिखी है कि दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होती हैं, पूर्व पद उत्तर पद, ठीक है। कहीं कहीं पर दोनों पदों में समान विभक्ति भी होती है, इसे कहते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समानाधिकरण तत्पुरुष के अंदर ही आता है कर्मधारय समास, समझ रहे हो। ऐसी स्थिति में पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है, इसमें द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्तियों का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। द्वितीय से सप्तमी तक की विभक्ति अगर लगी हुई है तो उसका लोप कर देंगे और समस्त पद यानी सामासिक पद बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको भी कि किस तरह के इसके उदाहरण दिए हुए हैं, किस तरह से इसकी विभक्तियों का हम लोप करेंगे, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा कि तत्पुरुष समास हम किसे कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इसके उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे किसके, द्वितीय विभक्ति के, ठीक है। जैसे शरणम आगता, शरण को आया हुआ शरणागता, शरणम प्राप्ता, शरण को प्राप्त क्या हो जाएगा, शरण प्राप्त। तो इसमें क्या करा, शरणम में द्वितीय है, शरणम में द्वितीय है, सुखम में द्वितीय है, सुख को प्राप्त, सुख को सुख प्राप्ता, सुखम प्राप्ता, सुख प्राप्ता, सुखम प्राप्ता, सुख को प्राप्त, यानी द्वितीय विभक्ति लग गया। अब जो द्वितीय विभक्ति के आपने रूप पढ़े हैं, अब यदि आपने शब्द रूप नहीं पढ़े होते, मान लीजिए आपको शब्द रूप नहीं याद होते, तो आप कैसे पहचानते कि शरणम में कौन सी विभक्ति है, सुखम में कौन सी विभक्ति है, पित्रा में कौन सी विभक्ति है, सर्पेण है, सरेण है, अग्निना, धनेन, विद्या, इनमें विभक्ति कौन सी लगी। ये तभी तो आपको पता है क्योंकि आप पहले से मैंने आपको शब्द रूप पढ़ा दिए हैं, आपने पहले ही शब्द रूप अपने तैयार कर लिए हैं। मान लीजिए अगर शब्द आपका इस तरह से आया विद्याहीनः, तो आप तुरंत पहचान लोगे विद्या में कौन सी विभक्ति है। भाई कौन सी विभक्ति लगी हुई है विद्या में, तृतीय विभक्ति लगी हुई। जैसे ही तृतीय विभक्ति लगेगी आप तुरंत पहचान लोगे विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है, तत्पुरुष समास में, यानी कि यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है, तृतीय। और शब्द रूप हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं, बात समझ में आ रही है। तो देखिए यहाँ पे सुखम प्राप्त यहाँ तक हो गया। जैसे पित्रायुक्त, तो पितृयुक्ता, पितृ के साथ, पितृ सहित है ना, पितृयुक्ता। अब एक बात बताओ, पित्रा लगा हुआ है, पितृयुक्ता में हमने क्या करा, पितृ के साथ तृतीया लगाई, तो पितृयुक्त, पित्रा लगा हुआ है। अब पित्रा आप जानते हो, पिता, पितरम, पित्रा, पितृ, अभी रूप पढ़े हैं आपने, तो तुरंत पहचान लिया भाई तृतीय विभक्ति का तृतीय तत्पुरुष समास। सर्पेण दष्टा, सर्प दष्टा, सर्प के द्वारा दशा हुआ। सरेण विद्वा, सर विद्वा, अग्निना दग्धा, अग्निदग्धा, धनेन हीनः, धनहीना, धन से हीन हो जाएगा, विद्याहीना, विद्या से हीन, विद्याहीना, समझ रहे हो। अब देखो नेक्स्ट आप देखिए, इसी प्रकार सेम आपके ये चलेंगे जिस तरह से समास अभी आप पढ़ रहे हो। तृतीया का सेम आपका देखो चतुर्थी, बिल्कुल सेम, और कितना आसान है, सबसे अच्छी बात है। देखो भूताए बलि, अब आपको पहचानने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, शब्द रूप पता होने चाहिए। अब इसके आगे जब आप कारक पढ़ोगे, कारक में और आसान हो जाएगा क्योंकि पहले से शब्द रूप याद है ना आपको। और जब कारक पढ़ोगे तो इतना आसान हो जाएगा, आप स्वयं कहोगे कि भाई वाकई में बहुत आसान है, बहुत सरल है और आसानी से समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको शब्द रूप पता है। शब्द रूप से बहुत सारी चीजें आपकी स्ट्रांग हो जाएंगी। जैसे आपने लिखा भूताए, तो भूताए में आप तुरंत पहचान लोगे रामाए, भूताए, छात्राए, बालकाए, कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी। और विभक्तियों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तत्पुरुष में। तो भूताए बलि, भूत के लिए बलि या भूतों के लिए बलि, तो भूत के लिए बलि क्या हो गया, चतुर्थी तत्पुरुष हो गया कि नहीं हो गया, भूत बलि। दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र, दान पात्रम। युपाय दारु, यूप दारु, यानी कि क्या हो जाएगा, खंभे के लिए लकड़ी, ठीक है। दारू माने होता है लकड़ी, उपाय ने खंबा, खंबे के लिए लकड़ी। स्नानाय इदम, स्नानार्थम, तस्मै इदम, तदर्थम, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को भाई, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन होते हैं, समास भी आसान होते हैं। फिलहाल तो देखा जाए तो सब चीजें आसान होती हैं, बस पढ़ना है आपको। अगर सही से पढ़ लोगे तो सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएंगी। आगे देखिए, आज हम क्या करेंगे, इसमें आपको तत्पुरुष समास ये कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। फिर आगे बाद में देखते हैं। देखो अब क्या है, पंचमी। अब आपको पंचमी जरूरी नहीं है, इधर लिखा है आप देख लें पंचमी तभी पहचाने। जैसे यहाँ पे लिखा है चौरात, तो आपको क्या याद आ जाएगा, रामात, वालकात,
छात्रात यानी पंचमी लग गई, यानी पंचमी तत्पुरुष हो गया। चौरात भयम, चोर के भय से, तो पंचमी में क्या होता है, पंचमी के मतलब से द्वारा अलग होने के अर्थ में, तो चोर से डर की वजह से वो पास में चिपकेगा, थोड़ी दूर भागे ना, तो कौन सी हो जाएगी पंचमी, चौर भयम। रोगात मुक्ता, रोग से मुक्त, रोग मुक्ता यानी रोग उससे दूर हो गया, ठीक है। अश्वात पतिता, अश्वपत्ता, अश्व से गिर गया नीचे, ठीक है, गिर पड़ा। स्वर्गात पत्ता, स्वर्ग पत्ता। सिंहात भीता, सिंह भीता, ठीक है, यहां तक हो गया पंचमी तत्पुरुष। अब जैसे ही यहाँ पे देखो राज्ञ आया, तुरंत मैं यहाँ पे अपने आप कलम रुक गया, क्योंकि राज्ञ कौन सी भक्ति है, षष्ठी। राज्ञ पुरुषः, राजा का पुरुष, राज पुरुषः। देवानाम पति, देवपति ही। नराणाम पति यानी कि मनुष्यों के पति, देवानाम देवों के पति, नरपति, नराणाम देवस्य पूजा, देवों की पूजा, देव पूजा। सुखस्य भोगा, सुख भोगा। अब जैसे सुख भोगा के बाद आप युद्धे निपुणा पढ़ोगे, आप युद्धे पढ़ोगे, युद्धे, युद्ध का युद्धे, राम का रामे, छात्र का छात्रे। तो जैसे ही आपकी विभक्ति परिवर्तन होगी, आप स्वयं कहने लगेंगे कि भाई यहाँ षष्ठी नहीं, यहाँ सप्ती लगी। पर क्यों, क्योंकि आपको शब्द रूप पता है। यदि शब्द रूप नहीं याद होंगे तो ये करना भी थोड़ा आपको मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा क्या, मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमें इन चीजों को सीखने के लिए हमें शब्द रूपों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और हम तभी निकाल पाते हैं जब हमें शब्द रूप अच्छे से याद हो, क्योंकि विभक्तियों का प्रयोग तो हम तभी कर पाएंगे जब शब्द रूप हमें पता होंगे, है ना। देखिए अब हमने आगे क्या लिखा है यहाँ पे, युद्धे निपुणा यानी युद्ध में निपुण, तो युद्ध निपुणा। कार्य कुशला, क्या हो जाए, कार्य में कुशल। शास्त्र निपुणा, शास्त्र प्रवीणा, शास्त्र में प्रवीण। जले मग्ना, जल में डूबा हुआ, मग्न माने होता डूबना, जल में डूबा हुआ। अभी केबीएस में आया था मग्ना, ठीक है, मग्ना पद। सभायाम पंडिता, सभा पंडिता। ना धार्मिका, अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका अपने आप समझ में आ जाएगा कि भैया हमारा कुछ ना कुछ यहाँ चेंज हुआ। इसका एक भाग होता है, एक प्रकार होता है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष यानी नकारात्मक, जैसे ब्राह्मणा, अब्राह्मणा यानी कि ना ब्राह्मणा इति ब्राह्मणा, कहने का मतलब ना ब्राह्मणा इति अब्राह्मणा, जो ब्राह्मण ना है, जो ब्राह्मण नहीं है। तो ना धार्मिका, ना धार्मिका इति धार्मिका, तो क्या हो जाएगा अधार्मिका, यानी जो अधार्मिक है, जो धार्मिक ना हो। ना सुखम इति असुखम यानी असुखम, जिसके पास सुख ना हो, जो सुखी ना हो। ना आदि अनादि, ना सत्यम असत्यम। तो एक इसका भेद होता है नए तत्पुरुष समास, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। कुछ भेद इसके और हैं, कुछ इसके और भेद भी हैं, ठीक है। कुछ इसके और भेद हैं, उसे भी आप देख लीजिए। देखिए इसके अन्य दो भेद और होते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, तत्पुरुष समास के दो और भी भेद हैं। समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास। पहले ही मैं बता चुकी थी कि समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं जिसमें समान विभक्तियां हो, जिसके दोनों पदों में समान विभक्तियां हो, तो उसको कर्मधारय समास भी कहा जाता है। इसी का दूसरा इसका भेद होता है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहेंगे, जिसका पहला पद क्या हो, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, वो क्या हो जाएगा आपका द्विगु समास हो जाएगा, जिसका पहला पद संख्यावाची हो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, जैसे इसमें पहला लिखा है कर्मधारय समास, क्या लिखा हुआ है आपका कर्मधारय समास, ठीक। इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इसके 3 स्वरूप होते हैं, कौन कौन से देख लीजिए। इन्होंने इस तरह तो नहीं बताए हैं कि अलग अलग करके, ऐसे हम आपको अलग अलग अगर प्रकार लिखें कर्मधारय के, तो विशेषण विशेष से लिख देंगे, उभय पद विशेषण और आपका उपमान विशेषण, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें ऐसे बता दिया है कि कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष होता है, जिसे हम कहते हैं विशेषण विशेष समास। विशेषण विशेष कर्मधारय समास, विशेषण विशेष कर्मधारय, ठीक है। कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है, क्या होता है उपमान होता है, और उत्तर पद उपमेय होता है। तो हम इस समास को क्या कहेंगे, उपमान उपमेय, उपमान उपमेय कर्मधारय समास, या फिर हम कह देंगे इसी को उभय पद कर्मधारय समास, ठीक है, उभय पद कर्मधारय समास, ठीक। आगे देखो, आगे लिखा है कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं। अच्छा, उभय पद में उभय पद वाला है,
उपमान, इसको उपमान कहेंगे, इसको उभय पद नहीं कहेंगे, इसको मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, इसको उपमान उपमेय कहेंगे, इसको उपमान कर्मधारय समास या उपमान उपमेय कर्मधारय समास कह सकते हैं। यहां पर आया है ये, कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, ठीक है, कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं, तो इसको हम कह देंगे उभय पद कर्मधारय समास, उभय पद, ठीक, दोनों पद। अब इसके उदाहरण, जैसे इन्होंने अलग अलग यहाँ पे कर्मधारय विशेषण विशेष उपमान उपमेय और नीचे उभय पद वाला दे रखा है, ठीक है। यहां तक हम लोग देख लेंगे, बस कर्मधारय तक, कर्मधारय के बाद अगला हम पढ़ेंगे बाद में, यहां तक हम क्लियर करते हैं, ठीक है। हमारा पहला उदाहरण है नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, क्या हो जाएगा, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम यानी नीला कमल, नीला कमल, तो विशेषण विशेष हो गया, विशेषण विशेष हो गया, विशेषता बतलाई जा रही है कमल की, कमल कैसा है भाई, नीला है, कैसा कमल, कमल तो है पर नीला कमल। विशाल वृक्ष, वृक्ष तो है पर कैसा वृक्ष, विशाल वृक्ष, विशाल वृक्ष। मधुरम फलम, मधुर फलम, दोनों में विभक्तियां देखो समान है, समानाधिकरण। ज्येष्ठा पुत्रा, ज्येष्ठ पुत्रा, कुत्सित राजा, कुराजा, सुंदर पुरुषा, सुपुरुषा, महान चा अशो राजा, महाराजा, महान है राजा, ठीक है। घन इव श्यामा यानी बादल के समान श्याम, बादलों के समान श्याम कौन हो गए, घन श्याम। कमल, कमलम इव मुखम, कमल किसके समान मुख है, कमल के समान, कमल मुखम। चंद्र इव मुखम, कैसा मुख, चंद्र के समान, है ना, चंद्र मुखम, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ये वाला समास है उपमान उपमेय, है ना, उपमान तुलना की जा रही है, किसी दूसरे से मुख की तुलना किससे की जा रही है भाई, चंद्रमा से, तो उपमान उपमेय का यहाँ पे आरोप दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, आगे लिख रहे हैं चंद्रमुखम हो गया नर सिंह इव, नर सिंह इव, नर किसकी तरह, सिंह की तरह, तो नर सिंहा, यहाँ पे उभय पद विशेषण, अच्छा ये तो उपमान का है, उपमान तक का है, नर सिंह इव, नर सिंह की तरह, ठीक, तुलना हो गई किसकी तरह है, सिंह, नर सिंह की तरह है। फिर शीतम चा उष्णम, ठंडा और गर्म, दोनों पद उभय पद, दोनों पद विशेषण है, उभय पद दोनों की विशेषता है, शीतम ठंडा और गर्म, शीतोष्णम। रक्तस्य पीता, रक्त यानी लाल, पीता माने पीला, रक्त यानी लाल और पीला। आतो सुप्ता पश्चात उत्था, सुप्तोत्था यानी सोया हो और उठा हुआ, ठीक है, दोनों अपने अपनी जगह पर क्या है भाई, विशेषण है। यहां तक हो गया। अगला आपका इसका भेद आता है द्विगु समास, कौन सा भेद आता है इसका, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास के बाद द्वंद्व बचेगा, द्वंद्व के बाद आपका बहुब्रीहि समास बचेगा, ठीक है। तो द्विगु समास जो है आपका, अच्छा एक मिनट रुकिए, इसको जरा देख लें कितना बड़ा है, ये इतना है, ठीक है, इसको हम अगली वीडियो में पढ़ रहे हैं, ठीक, ये यहां तक ही रख रहे हैं। जो हमारा द्विगु समास है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि अभी देखो एकदम इतना सारा ना पढ़ाएं जिससे आपको कहीं कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, कहीं प्रॉब्लम ना हो, कहीं समस्या, क्योंकि आपके में तो भाई हमें सभी समास, 6 समास पढ़ने हैं, 6 समास अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे से पढ़ने, बहुत अच्छे से समझने, तो एक साथ सारे समास पढ़ा देंगे तो उसमें भी समस्या है ना। तो यदि आपको समझ में ना आए तो आप बाद में कमेंट करके पूछिएगा, या फिर जब आपकी लाइव क्लास हो तो उसमें आप जरूर पूछिएगा कि मैम हमें यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आ पाई और ये वाला समास आप दोबारा हमें बता दीजिए या क्लियर नहीं हुआ। लेकिन मुझे विश्वास है, उम्मीद करती हूँ कि आपको एक एक चीज आपको क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।